एस बिहारी के बारे में रमेश यहीं दत्त। पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे गले से लगा कर, हमें ये कहा था कभी कम न होगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हम से मिले थे, यहीं पर वफा का नया रंग भर के बनाई थी चाहत की तस्वीर तुमने, यहीं की बहारों से फूलों को चुनकर सवारी थी उल्फत की तकदीर तुमने, वो दिन आपको याद कैसे दिलाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे, यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं। अल्फाज की सादगी पे गौर कीजिए, धुन तो बेहतरीन है ही और गायकी भी। यहीं पर मेरा हाथ में हाथ लेकर कभी ना बिछड़ने का वादा किया था, सदा के लिए हो गए हम तुम्हारे गले से लगाकर हमें ये कहा था कभी कम ना होंगी हमारी वफाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। ये वो दौर था 1966 के करीब, जब संगीतकार ओपी नैयर समझ रहे थे कि आशा भोंसले के साथ जो इतना पुराना मरासिम चला आ रहा है और दोनों ही इश्किया थे पूरी तरह से, अब वो लगभग अपने आखिरी दौर में आ रहा है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि रिश्ता जब फिसलने लगता है तो एहसास होने लगता है, वो शिद्दत कम हो जाती है, वो कशिश कम हो जाती है और वो तड़प कम हो जाती है। रिश्ते की सबसे बड़ी बात यही है कि ये एकदम नहीं ख़त्म होता, ये पहले थोड़ा सा आपको मौका देता है। ओपी नैयर भी समझ रहे थे और आशा भोंसले तो ओपी नैयर के लिए कमाल ही कर रही थी। मेरे ख्याल से अगर वो ईमानदारी से देखें तो जितने खूबसूरत गीत उन्होंने ओपी नैयर के लिए गाए हैं वैसे तो किसी के लिए नहीं, इवन पंचम के लिए भी नहीं। लेकिन ये अपना अपना परसेप्शन है। और इस गीत के अल्फाज देखिए, एस एच बिहारी दरअसल बहुत पहले ही फिल्म्स में आ चुके थे। 50s शुरू होते ही वो बिहार से आए थे, नाम था शमशुल हक। तो दरअसल उस दौर में इतने बड़े बड़े गीतकार थे तो लोग इन्हें मज़ाहिया तौर पे कह दिया करते थे बिहारी, मतलब एक जुमला ऐसा कि जिससे वो एक तरीके से मान लो उसकी इंसल्ट करना चाह रहे हैं, बिहारी, अरे ये बिहारी आ गए हैं। तो शमशुल हक ने कहा लो भाई हम अपना नाम ही एस बिहारी किए देते हैं, तो उन्होंने अपना नाम एस बिहारी कर दिया। बड़े ही कमाल के गीतकार थे, आज मैं उन्हें याद कर रहा हूँ क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। अनोखे अनूठे गीतकार इसलिए मैं उन्हें कहता हूँ कि 1954 में ही दरअसल कामयाबी उनकी ज़िंदगी में आ गई थी। न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे।
दरअसल ये गीत जब लिख रहे थे वो, तो इस बात को जानते थे कि इतना कभी आसान तो नहीं होगा उनके लिए इस जगह पे अपनी जगह बनाना, क्योंकि बॉम्बे में इतने बड़े बड़े गीतकार। लेकिन ओपी नैयर ने उन्हें बड़ा मौका दिया। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि 1957 में जब नया दौर फिल्म बन रही थी, तो ओपी नैयर और साहिर के बीच में नाइत्तफाकी हो गई उस फिल्म के बाद। फिल्म तो बन गई, गाने भी मकबूल हो, शायद यही कह दिया था कहीं साहिर साहब ने, लो वही क्या कमाल के गीत हमने बनाए हैं नया दौर के लिए। तो बहुत ही अक्खड़ मतलब मैं क्या कहूँ, ओपी नैयर भी एक अपने इलाके के उस्ताद और शायर भी, दोनों वजूद परिस्थिति अपनी ऐसी करते थे कि लोग देखते रह जाते थे। इससे पहले एक जुमला वो एस डी वर्मन के लिए भी कर चुके थे शाहिर साहब, भाई देखो प्यासा के गीत हमने क्या लिखे। तो ओपी नैयर ने कहा, यार तुम इतने नार्सिस्टिक हो, तुम इतने ईगोइस्ट हो शाहिर, मैं तो अब तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। वो तुमसा नहीं देखा एक फिल्म जो है, उसमें दोनों को अपने गीत लिखने से पहला ही गीत लिखा साहिर साहब ने ओपी नैयर के लिए, यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। बस इस गीत के बाद दोनों अलग हो गए, और तुमसा नहीं देखा के बाकी गीत जो हैं वो मजरू साहब ने लिखे। जो कमाल के लोग होते हैं वो खामोशियों से बैठे हुए अपने चारों तरफ का हाल देखते रहते हैं। जैसे गालिब ने कहा था, बदल कर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। तो वो हर चीज़ को महसूस भी करते हैं। तो वो महसूस कर रहे थे एस एच बिहारी साहब के अब ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा कुछ दिनों में। और हुआ भी वही कि 1969 आते आते जब एक गीत की रिकॉर्डिंग होने वाली है, बड़ा तनाव है रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और एस एच बिहारी उसको देख रहे हैं। उस तनाव में गायिका है आशा भोसले और संगीतकार हैं ओपी नैयर, और गीत बहुत ही दर्दीला लिखा जाना है कि हो सकता है ये इन दोनों का आखिरी गीत हो, लगभग आखिरी गीत हो। एस एच बिहारी साहब ने सारी स्क्रिप्ट पढ़ी उनकी दोनों की ज़िंदगी की, और वो ये समझ गए कि अब पंचम आ रहे हैं आशा भोसले की ज़िंदगी में, और जा रहे हैं ओपी नैयर। वो कहते ना, आ रहा है देखो कोई, जा रहा है देखो कोई। एक दिल में एक ही वक्त में दो लोगों का रहना मुश्किल होता है, बस दिल बनता ही एक के लिए है। सुनते हैं प्यार की दुनिया में दो दिल मुश्किल से समाते हैं, क्या गैर वहाँ अपनों तक के साए भी ना आने पाते हैं। ये भी शैलेंद्र जी का ख्याल था। तो एस एच बिहारी साहब ने जो गीत लिखा वो इतना दर्दीला गीत था कि जब आशा भोसले उसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो सारे ही साजिंदे देख रहे थे कि ऐसी चुप्पी, ऐसा सन्नाटा स्टूडियो में है। और ओपी नैयर साहब भी काफ़ी तनाव में नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि बस दोनों के बीच क्या रिश्ता ही नहीं ख़त्म हो रहा एज आर्टिस्ट, बल्कि वो जो पर्सनल था वो भी ख़त्म हो रहा है। और एस एच बिहारी साहब के शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए और देखिए सामने एक रिश्ता दम तोड़ रहा है। चांद के रथ में रात की दुल्हन जब जब आएगी, याद हमारी आपके दिल को तड़पा जाएगी। आपने जो है दिया वो तो किसी ने ना दिया, जहर भी चाह गए पीना तो पीने ना दिया, चैन से हमको कभी। आपका हम जो इस दिल में दिन रात अगर होगा, सोच के ये दम घुटता है फिर
कैसे गुजर होगा, काश ना आती अपनी जुदाई, मौत ही आ जाती। कोई बहाने चैन हमारी रूह तो पा जाती, एक पल हंसना कभी दिल की लगी ने ना दिया, जहर भी चाह गए पीना तो पीने ना दिया, चैन से हम को कभी। सन्नाटा, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग पूरी हो गई और यहाँ एक रिश्ते ने दम तोड़ दिया। लेकिन इससे आगे की कहानी भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, समझे जाने की बात है। एक जगह मैंने इंटरव्यू सुना था ओपी नैयर साहब का। वो कहने लगे, भाई देखो, लता के साथ मैंने कभी काम नहीं किया और लता से बड़ी गायिका कोई है नहीं, ये उन्होंने बोला था। और एक और इंटरव्यू मैंने सुना था ओपी नैयर साहब को, अरे अब आशा भोसले क्या गाती है यार, जो गाना था वो तो मैंने गवा दिया उससे उस ज़माने में। होता है ना, जब के ताल्लुक़ होते हैं, जब जुदाई होती है, विदाई होती है, जब रिश्ते टूट जाते हैं, उसके बाद फिर इसी तरह की बातें उभर के आती हैं। मोहब्बत में सब ऐसा लगता है कि एक उगती हुई शहर है, और जब रिश्ते टूटते हैं, रिश्तों में दरार आती है, तो एक डूबती हुई शाम नज़र आती है, ऐसा कुछ। अब ये तय हुआ कि भाई देखो, इस फिल्म में ये गीत नहीं आना, कि प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म थी ना, उसमें ये गीत नहीं आना चाहिए। मतलब ऑफकोर्स हो सकता है कि लॉबी की गई हो इसके लिए, आया नहीं। और उसके बाद में फिल्म फेयर ने देखा कि ये गाना इतना मकबूल हो चुका है। उस ज़माने में हमारा जो इंडेक्स होता था वो तो बिना का गीतमाला ही होता था। अमीन साहब की आवाज़ कितनी खूबसूरत होती थी। भाई और बहनों, अगली पायदान पे जो गीत है वो फिल्म प्राण जाए पर वचन ना जाए का है। चैन से हमको कभी गाया है आशा भोसले ने। अमीन सैनी साहब कहते थे। मेरी मुलाकात हुई थी उनसे देवानंद साहब की पार्टी में। जब मैं गया था, कई सितारों से मिला, लेकिन मैं दौड़ कर लपक कर अमीन सैनी साहब की तरफ गया, क्योंकि मुझे तो वो हमेशा ही पसंद है, कल भी और आज भी। तो अब इतना मकबूल गाना हो गया। फिल्म फेयर जो गानों को पुरस्कार देता है, या फिल्म फेयर जो भी पुरस्कार देता है, वो कहता है कि भाई देखो, पॉपुलैरिटी इसका बेस है। बीच में कुछ लोगों ने उनके इस क्लेम की हवा निकाली थी, खुल के बोल के, लेकिन ये गाना इतना मकबूल हो चुका था कि इसके लिए तय हुआ कि ये आशा भोसले इस बरस की बेस्ट गायिका हैं और उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिल्म फेयर का फंक्शन उस ज़माने का अपने ही ढंग का अनूठा फंक्शन होता था। षणमुख नंदा हॉल में वो होता था, और एनीबडी हु वाज समबडी वो वहाँ होता था। ये नहीं था कि जैसे आजकल का फिल्म फेयर फंक्शन है, जो पहली कतार में बैठे या तो वो परफॉर्म करेंगे या फिर कोई और, आप जानते हैं क्या वजह हो सकती है, वो लाने के लिए एक लिस्ट है। उस ज़माने में जो लोग जाते थे फिल्म फेयर फंक्शन में, वो उसमें क्योंकि सारी फिल्म इंडस्ट्री आ जाती थी, वो मिलते थे एक दूसरे से, देखते थे एक दूसरे को। आशा भोसले गायब, पुरस्कार अनाउंस हुआ और आशा भोसले वहाँ है नहीं, और पुरस्कार के लिए रिक्वेस्ट की गई, भाई ओपी नैयर साहब आप इस पुरस्कार को ले लीजिए। ओपी नैयर साहब गए वहाँ पर और जाकर के पुरस्कार को ले लिया। एस बिहारी भी इनके साथ ही वहाँ बैठे हुए थे। पुरस्कार लेने के बाद में, देखिए मैं पहले आपको बता दूं, मुझे कुछ बातें जो पता चलती हैं वो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से पता चलती हैं। मतलब कुछ उड़ती हुई चिड़ियाँ जो जाके मेरे ट्विटर पे मैं हूँ नहीं, लेकिन ट्वीट कर जाती हैं मेरे को कि भाई देखो ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसे हुआ था। बाहर निकल गए, बड़ा तनाव है। एस बिहारी साहब देख रहे हैं ओपी नैयर को कि ये तो आज अजब ही रंगा इनका। गाड़ी में बैठे, कार में, और बाहर जा गए, ये मारा फेंक के उस ट्रॉफी को। ओपी नैयर साहब ने ये मारा फेंक के। इतनी कड़वाहट आ जाती है। मैं कई बार सोचता हूँ, वही चेहरा जो कभी चांद सा नज़र आता है, हर रात आसमान में एक चेहरा अपनी जगह बना लेता है, और फिर हम सो नहीं पाते क्योंकि उस चेहरे पे हमारी निगाहें
टिकी रहती हैं और हम कहते हैं कि तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें, हम तो तेरे चेहरे को ही देखते हैं। फिर उसी चेहरे पे ग्रहण कैसे लग जाता है? तो कभी कभी मेरे मन में एक प्रश्न भी उठता है कि ये इमोशन एग्जैक्टली है क्या? क्या ये केमिकल रिएक्शन है? केमिकल रिएक्शन है, कुछ केमिकल्स मिलते हैं ब्रेन में जाकर, वो अच्छा लगने लगता है, और जब उनमें कुछ फ़र्क हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, तो वो बुरा लगने लग जाता है। अच्छा और बुरा वो इंसान वही है। तो ये है एस बिहारी साहब की ज़िंदगी का एक हिस्सा। और गाने बड़े कमाल के लिखते थे, सादे इंसान थे बहुत ही, कभी लाइमलाइट में आने की कोशिश की ही नहीं। जो काम उन्हें मिला वो उनके अपने हुनर की वजह से और उनकी अपनी इनफरादियत और वजूद की वजह से मिला, क्योंकि उनकी कलम में दम बड़ा था। अगर ऊपर देख रहे हैं, घटाएं छाई हुई हैं, बादल हैं, और गाना लिखना है, तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा, ली प्यार ने अंगड़ाई। मैं कभी कभी ये देखता हूँ कुछ चीज़ों में, जैसे आप कह सकते हैं कि वो प्रकृति करती है, उसे आप चाहें तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी कह सकते हैं। साहिर और ओपी नैयर बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और उनके गीत भी बड़े मकबूल होते थे। मतलब ये दोनों थे ब्रांड नेम थे, लेकिन साहिर में बड़ी तलखी थी। उनका बचपन, उनकी जवानी बड़ी तलखी थी। मेरे अंकल जो अब 95 बरस के हैं, वो मुझे कभी कभी बताया करते हैं, वो यार मैं 2 रातां बैठिया साहिर दे नाल, यार एक तो वो ना नार्सिसिक बहुत थी, अपनी तारीफ बहुत करता रहता सी, वो किसी की सुनता ही नहीं सी। मेरे अंकल ने मुझे बताया 95 साल की उम्र में उन्हें साहिर की वो शामें याद आई। तो उनमें वो कड़वाहट होना बहुत नेचुरल है। ओपी नैयर साहब की कड़वाहट का कारण क्या है? मैं एक बार उनका इंटरव्यू सुन रहा था, कहने लगे भाई देखो, मुझे पढ़ने लिखने का शौक नहीं था, बचपन में मेरी माँ मुझे मारती बहुत थी, ये ओपी नैयर साहब ने कहा। और कहा भाई एक बार कुत्ते ने काट लिया था, और मुझे नहीं पता कि किसी ने इंजेक्शन लगवाया कि नहीं लगवाया। तो ये कड़वाहट ओपी नैयर साहब में, मतलब एकदम गुस्सा आ जाता था इन दोनों को। और नतीजा ये निकला कि दोनों जब जुदा हुए, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में इसलिए कह रहा हूँ कि ओपी नैयर साहब ने उसके बाद में कितने गीतकारों को मौका दिया। अज़ीज़ कश्मीरी हैं, फ़ारूक कैसर हैं, और एस बिहारी हैं, और शेवन रिजवी हैं, और मजरू साहब तो ओपी नैयर साहब के लिए क्या क्या कमाल करने लगे थे। जैसे ही होता है कि जब ज़िंदगी में कुछ छूटने लगे ना, उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रकृति ने ये तय किया है कि इसमें इसी का भला है। मैं देर सवेर देखता हूँ, उसमें भला ही होता है। वैसे आपको उस वक्त तो बड़ा मुश्किल होता है कि इस जुदाई को या इस नुकसान को कैसे सहें, लेकिन बाद में पता लगता है प्रकृति जो करती है वो ठीक ही करती है। बस ये जीवन के पल हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इन दिनों। मैं उत्तर भारत में हूँ। देखिए मैं कैसे अचानक कल तलत महमूद साहब को मैं याद कर रहा था, तलत साहब के कितने सारे गीत में याद कर रहा था, मधुबाला को याद कर रहा था इसी फरवरी में, वैलेंटाइन को भी याद कर रहा था। हाँ, हमारा भी एक वैलेंटाइन होता था एक ज़माने में। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। हाँ, पहला खत जब लिखा होगा कभी, वो फिर बाद में कई सारे ख़त लिखे होंगे। वैलेंटाइन वैसे खत ही होता है ना, मोहब्बत का खत ही तो वैलेंटाइन होता है। वो दिन के साथ जोड़ दिया, एक अलग बात है। तो उसको किताबों में रख के उसे एक रुक्के की तरह से वहाँ तक भेजना, जो मज़ा ख़त्म हुआ ना किताबों के ख़त्म हो जाने से, वो ये हुआ था उस किताब में रखा हुआ ख़त वहाँ तक जाता था, फिर जवाब की इंतज़ार होती थी, और डाकिए को तो देखना होता ही था कि शायद बाई पोस्ट आ गया हो, लेकिन फिर किताब रिटर्न भी होती थी ना। क्या रोमांस था वो। मैं जो आजकल बार बार जोर मार रहा हूँ इसी बात पे, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत जगहों पे घूम रहा हूँ। कहीं सरसों के खेत हैं, कहीं गंगा लहरी है, और कहीं परिंदे हैं, कहीं आसमान इतना नीला है, कहीं बर्फीले पहाड़ हैं। उत्तरांचल ने कमाल किया हुआ है। मैं अपने इस फैसले को उन सबसे अच्छे फ़ैसलों में मानता हूँ जो मैंने ज़िंदगी में किए हुए, कि मैं 6 फरवरी को चंडीगढ़ कमलजीत साहब की शूटिंग के लिए आ गया, और उसके बाद में लगातार उत्तरांचल जो है मुझे इतनी खुशियाँ दे रहा है, और सब तरफ सब खुला है। अब कोई नहीं जी वो आपके पास मैंडेटरी कुछ है, ये नहीं है, ये सर्टिफिकेट वगैरह बहुत कुछ पीछे रह गया। चलो यार, लेट्स एंजॉय है। कहीं तो जाकर के सुरंग का सिरा दिखता है, वो सिरा अब दिख रहा है।
2 बरस के बाद आज़ादी सी महसूस हो रही है, दिल में खुशी महसूस हो रही है। और फिर जैसे मैं कह रहा, ऐसी तो मेरी तकदीर नहीं, तुम सा जो कोई महबूब मिले, दिल आज खुशी से पागल है, ए जान वफा तुम खूब मिले, ए जान वफा तुम खूब मिले, दिल क्यों न बने पागल। मतलब ऐसे माहौल में आकर आपका पागलपन और क्यों ना बढ़ जाए। मनाजिर इतना खूबसूरत, मौसम इतना खूबसूरत, कोई नहीं भी है साथ में तो क्या फ़र्क पड़ता है यार। एट द एंड ऑफ द जर्नी यू हैव टू लर्न टू लिव अलोन। उस टैगोर ने जो इतना पहले कह दिया था कि अकेला चलो अकेला चलो, और जैसे मुकेश साहब ने कहा, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला। यकीन मानिए कि अगर आपका ये अकेलापन, लोनलीनेस नहीं है जो कि नेगेटिव है, मैं ये हो गया वो छूट गया रो गया, ये एलोननेस है अगर वो, तो फिर आप अपने तरीके के एक अलग साधु हैं, रमता जोगी हैं, आप एक बंजारे हैं। क्योंकि अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं करती, और जब आपकी खुशी किसी पर निर्भर नहीं करती, आपकी ज़िंदगी का एक नया सवेरा होता है। सारी ज़िंदगी हम रिश्तों में सुख ढूंढते रहते हैं, रिश्तों में सुख जी नहीं, कभी नहीं। सुख मिलता है तो अपने अंतर मन में जाकर के झांकें और ज़िंदगी को जिएं। जो मिल रहा है उसका धन्यवाद करें ज़िंदगी का, और चलते चले जाएं। ये ज्ञान मुझे धीरे धीरे हासिल हुआ। सुबह शुरू होती है, अपनी बातें कहने लगता हूँ। आज एस एस बिहारी साहब को याद कर रहा हूँ, उनके कितने सारे गीतों का जिक्र कर रहा हूँ, और ऐसे ही गुमनाम तबीयत इंसान जो चुपचाप चले जाते हैं, हम उन्हें याद करते हैं किसी विशेष दिन पे, तो ख़ास तौर से याद करते हैं। तो फिर उत्तरांचल यात्रा, बाहर निकलने का समय थोड़ी देर में हो जाएगा। ओह क्या बात है, कितना खूबसूरत है उत्तरांचल, प्रकृति का आंचल, सचमुच प्रकृति का आंचल। और मौसम ने भी कमाल किया, विंटर स्ट्रेच हो गई है। शायद उसे मालूम है कि बेंगलोर से एक बंजारा आया है, उसे थोड़ा सा सुख और दे दो। बड़ी सर्द हवाएं चलती हैं, सुबह का टेम्परेचर, रात का टेम्परेचर कमाल का, जीना अच्छा लगता है। फिर आप कहेंगे बस यूं ही, जी हाँ, बस यूं ही। आइए दिन को हंसते खिलखिलाते एक और दिन शुरू करते हैं। दुआएं दुआएं दुआएं, और बहुत सारी दुआएं।